क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खुश रहिए। और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जय जवान जय किसान जी वाले उनका भी बर्थडे आज होता है, जो कि मेरे लिए पॉलिटिशियंस में वो पॉलिटिशियन नहीं, रियल लीडर रहे। ठीक है ना। उनका जो कोड ऑफ एथिक्स था जो भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है, काफ़ी ज़्यादा प्रासंगिक है। उन्होंने मतलब जो किया है भारत के लिए, कई सारे लीडर मतलब बहुत ही हम्बल नेचर के थे, लेकिन उन्होंने जब 1965 की चाहे लड़ाई हो, ठीक, टास्केंट वाले ले गए हों, एक हमारे यहाँ खाद्य पदार्थ की कमी हो, उसमें भी मतलब बहुत ही कठिन विषम परिस्थितियों में भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत ही एक मतलब होता ना सशक्त नेता का जो है उदाहरण दिया था, जो कि बहुत ही सराहनीय है। ठीक, चलिए आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं, जो कि ये हैं। अब इनको देखेंगे विस्तार से। ठीक, देखिए, बुद्धिस्ट केव्स मिली हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, आपका एमपी में है। वहाँ पर किसने ढूंढा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। उन्होंने बताया कि 26 बुद्धिस्ट केव जो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पाई गई हैं नए। ठीक, और ये महायान सेक्ट, यानी कि देखो बुद्धिज्म में आपका 3 है मेनली देखा जाए तो। एक हो हीनयान है, काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स, ठीक, बुद्ध आपका मूर्ति पूजा इन सब में विश्वास नहीं रखते हैं। दूसरा है महायान। ठीक, तो महायान सेक्ट से ये है, और तीसरा वज्रयान है। खैर, तो महायान से जो है ये संबंधित है 26 केव। ठीक, और ये जो केव हैं ये बताई जा रही है कि उसी टाइम की हैं, उसी समय की हैं जब अजंता केव औरंगाबाद में बनाई गई थी। औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, जो कि इस समय एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक, केव में जो है केव के अलावा जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम है उसे 26 टेम्पल के रिमेन्स मिले हैं, अवशेष मिले हैं, 2 मठ के अवशेष मिले हैं, 2 स्तूपा, 46 मूर्तियाँ। आप देखो मूर्तियाँ इसलिए महायान आ रहा है, ठीक, क्योंकि मूर्ति पूजा वो तो हीनयान तो करते ही नहीं थे। तो 46 मूर्तियाँ, ठीक, स्कल्पचर और 26 फ्रेगमेंट और 19 वाटर बॉडीज मिली। ठीक, और एएसआई ने भी बताया कि बुद्धिस्ट पिलर फ्रेगमेंट भी मिला है, जिसमें एक छोटा सा स्तूपा की कार्विंग भी है, जो कि 2 से 3रे सेंचुरी सीई कॉमन एरा की बताई जा रही हैं। और कई सारे शिलालेख भी हैं, 24 शिलालेख ब्रह्मनी जो है लैंग्वेज में मिले हैं, जो कि 2 से 5वें सेंचुरी सीई कॉमन एरा के हैं। ठीक, जो टेम्पल्स हैं वो थोड़े से मोर रिसेंट टाइम्स के हैं, 9 से लेके 11वीं सेंचुरी कालाचुरी पीरियड के हैं। और वाटर बॉडी जो भी हम लोगों ने ऊपर देखा वो 2 से 15वीं सेंचुरी के हैं। मतलब इस टाइम एक पूरा ब्रॉड रेंज बताई गई है। वो कैसे बताई जाती है भाई? किसी का नाम लिखा होता है, किसी राजा का नाम लिखा होता है, कोई लैंग्वेज है, कोई इस तरीके से, तो उसके हिसाब से ये अनुमान लगाया जाता है। ठीक, जैसे कि देखिए यहाँ पर कौशाम्बी, मथुरा, पर्वता, विजयभद्र, ठीक, भरदा, आपका जो है ये सप्तनरिका, तो ये सब ब्रह्मणी लैंग्वेज में शिलालेख पे लिखे हुए हैं इन जगहों के नाम, तो इसलिए पता चल रहा है। ठीक, वाइल जो कुछ राजाओं के भी नाम इसमें लिखे हैं, जैसे भीमसेन, महाराजा पोठाश्री, ठीक, भट्ट देव, इन लोग के हैं। तो ये लोग किस समय थे, बाकी और जगह से लिंक निकाला जाएगा कि कब क्या है, तो उस हिसाब से ये रेंज टाइम लाइन निकाली जाती है, फिर क्रोनोलॉजी बनती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में समझ लेते हैं। ये एक नेशनल पार्क भी 1968 में बनाया गया था। और चूंकि आप लोग पता है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और टाइगर रिजर्व की कब चालू हुआ था? 1973 से। तो पहले नेशनल पार्क था, फिर 1993 में 73 में टाइगर रिजर्व चालू हो गया था। फिर यहाँ पर ये 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ताला, खितौली, मगधी, ये जो है 3 मेन जोन है इस नेशनल पार्क के, और एरिया इसका 776 किलोमीटर में का है, मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखना, टाइगर रिजर्व तो टाइगर तो होगा ही। ठीक, अगला टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। मैंने मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित एक पूरा वीडियो दिया था, जिसमें हर बार क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी आती है, उसमें कई सारे मतलब इंपॉर्टेंट बेसिक इकोनॉमिक के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन, ठीक, आपका एमएसएफ क्या होता है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, एसडीएफ नया जो आया है वो क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी कमेटी जो है, और कैसी वो कम्युनिटी पॉलिसी ले रहा है कि जो है नॉर्मल पॉलिसी ले रहे हैं, क्या चीज़, सारे पॉइंट मैंने उस वीडियो में जो है आप लोगों के साथ साझा किए थे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर यहाँ आई बटन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके जो उसको देख लीजिएगा। इकोनॉमी को समझना है ना, तो कॉन्सेप्ट समझिए, और जब भी देखिए ये आ रहा है नई पॉलिसी आई या कुछ है, तो उसको वहाँ पे अप्लाई करिए। अगर इन्फॉर्मेशन को आप अप्लाई करना नहीं जान रहे हो, उसका यूज़ नहीं करना चाह रहे हो, गाड़ी आ रही है, गाड़ी गैराज में खड़ी, चलाना नहीं जानते हो, तो कहाँ पहुँच पाओगे?
ठीक, पैदल चलते रहो धीरे धीरे, तो वो वाली चीज़ है। इसलिए ज़रूर इस प्रकार से इसको इस वाले वीडियो देख लीजिएगा। देखिए अभी क्या हुआ इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू समझ लेते हैं समीक्षा में। इन्होंने जो रेपो रेट है, नीति दर है रेपो रेट, उसको 50 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.5% से बढ़ा दिया है। और अब जो है रेपो रेट कितना हो गया, 5.9% हो गया है। ठीक, अगर आसान भाषा में बताऊं, वाला वीडियो जरूर देख लेना, उसमें सब बताया गया है एक एक चीज़। तो देखो रेपो रेट अगर आसान भाषा में बताऊं तो बैंकों से, आरबीआई और बैंक, ठीक, बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देता है आरबीआई को, आरबीआई पैसा देता है बैंकों को। कितनी दर पे? पैसा लोन पे दे रहा है, 100 रुपये दे रहा है, कह रहा है 1 साल, मतलब वैसे तो रेपो रेट जो लगता है ज़्यादातर 7 दिन 14 दिन, ठीक, कम शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, लेकिन मतलब कोई जरूरी नहीं है, 1 साल तक भी हो सकता है। मैंने इसको बताया भी उसमें उस वाले वीडियो में, ऑफिशियल वेबसाइट से सारा डिटेल उठाकर। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेता है, पैसा देता है और कहता है भैया 5.9% जो है इस रेट से तुमको वापस करना होगा मुझे, और जब तुम मुझे ये पैसा वापस कर दोगे ब्याज जोड़कर, तब तुम्हारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है मैं वापस दे दूंगा। इसलिए रेपो का फुल फॉर्म होता है री परचेज ऑब्लिगेशन, रेपो। ठीक, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ है। और इंडिया ने जो है जीडीपी ग्रोथ रेट अपनी अब घटा दी है। उन्होंने कहा है आरबीआई के जो गवर्नर हैं कि 7.2 की जगह अब हम 2022-23 वित्तीय वर्ष में 7% जो है अनुमान कर रहे हैं। एमपीसी ने बोला है कि रिटेल इन्फ्लेशन, जो खुदरा मुद्रास्फीति है, महंगाई है, वो इस साल में करंट फिस्कल ईयर में 6.7% रहने की बात कही है, जो कि 2 से लेके 6 के बीच में रहनी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा है। इसीलिए जो है ये रेपो रेट और ये सब चेंज करने पड़ रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो समिति है उसके बारे में जान लेते हैं। ये एमपीसी में जो है 6 लोग होते हैं। 6 लोग में से 3 लोग जो है आरबीआई के होते हैं और 3 लोग जो है आपके गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल मेंबर्स उसको उनको बोला था, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। 3 मेंबर जो आरबीआई के हैं उसमें आरबीआई के गवर्नर चेयरपर्सन होते हैं। और मान लीजिए कभी किसी बात पे टाई हो जाता है, 2-2 का बराबर हो गए, ठीक है, तो उस समय कास्टिंग वोट चेयरपर्सन के बाद होता है, पास होता है। मतलब 2-2 के बाद जो भी निर्णय चेयरपर्सन जिस भी साइड पे लेगा वही फाइनल निर्णय होगा, उसको कास्टिंग वोट बोलते हैं। आपका पार्लियामेंट में भी, संसदीय जो है प्रणाली में भी कई बार स्पीकर इस प्रकार से कास्टिंग वोट डालते हैं, आपने लोग ने जरूर पढ़ा होगा ये। ठीक, तो ये चीज़ है। और एमपीसी कम से कम 4 बार साल में मिलना चाहिए। वैसे तो 2 महीने, हर 2 महीने में एक बार मिलती है, 6 बार हो गया, 4 बार कम से कम मिलेगी, ये इनका एक मतलब बताया गया है। ठीक, ये टॉपिक हम लोगों ने कल पढ़ा भी था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से संबंधित। ठीक, तो अनिल चौहान जी, जनरल अनिल चौहान जी को बनाया गया, दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। इससे पहले बिपिन रावत जी थे, जो कि दिसंबर 2021 में उनकी एक चॉपर क्रैश में मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था। और अनिल चौहान जी जो है 11 गोरखा राइफल में कमीशन हुए थे 1981 में। ठीक है, और इन्होंने जो है कई जगह काम किया, डीजीएमओ के भी रहे हैं ये। ठीक है, डीजीएमओ भी रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस। और पहला इंस्टांस है कि 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर 4 स्टार जनरल बन रहा है आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये रिटायर हो गए थे और फिर उनको रिटायरमेंट के बाद बुलाया गया, बहुत अच्छी बात है। और जैसे मैंने आप लोग पहले बताया, कई सारे रोल अदा करता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जैसे कि ये मिलिट्री हेड होते हैं, परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, और हाईएस्ट रैंकिंग यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर होते हैं एक्टिव ड्यूटी पे, और चीफ मिलिट्री एडवाइज़र भी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक, राजनाथ सिंह जी को एडवाइस भी करेंगे इस समय। और ये हेड भी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, अब देखो ऐसा है कि हमारे देश में इंडस्ट्री, ठीक, उद्योग किस प्रकार से प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका एक सूचकांक होता है। बहुत ध्यान से बनना, पूरी चीज़ एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ। इसको बोलते हैं IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन, यानी कि उद्योग द्वारा उत्पादन। ये होता है 3 सेक्टर्स में। ठीक, इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया हुआ MME। ठीक, MME क्या मतलब है? एक सेक्टर होता है मिनरल माइनिंग, ठीक है ना, जो मिनरल्स हैं उनकी माइनिंग करना, खदान। दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 3 बेसिक मतलब 3 ब्रॉड सेक्टर्स में इसको बांटा गया है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन। अच्छा, ये करता क्या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन? प्रोडक्शन हो रहा है इंडस्ट्री द्वारा, पिछले साल से ज़्यादा है, कम है, ये सारी चीज़ें। 3 सेक्टर हैं MME, मिनरल माइनिंग,
आपका मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, इन 3 सेक्टर में भी 8 जो है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है जिनका अगर पूरे आईआईपी में देखो जो वेटेज है वो है आपका 40.27%। ऐसे ही है ना, एक सेकेंड, हाँ 40.27%। तो आईआईपी 3 सेक्टर एमएमई, इसमें एक बहुत बड़ा जो है 8 कोर सेक्टर है जिनका वेटेज है 40.27%। तो अगर हम इसको ये कहाँ मूव कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि भैया इसको हम अलग से देखते हैं कि पिछले महीने से कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, ठीक, प्रोडक्शन। तो ये दिखाता है कि भैया लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री कैसा काम कर रही है, इकोनॉमी कैसा काम कर रही है। ये जो 40.27% है ये 8 कोर सेक्टर्स में है। ये क्या है भैया, तो ये है आपके, इसका मैंने एक वो बना रखा है, क्या बोलते हैं, याद करने का एक तरीका है, ट्रिक है, आप समझ सकते हो। तो वो है आपका कि क्रूड ऑयल और आपका कोल को, क्रूड ऑयल कोल जो है वो सीमेंट का सॉफ्टनर है, ठीक। अब आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक, अब समझाता हूँ इसको। आप 3C भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको पढ़ के इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। क्रूड ऑयल और कोल सीमेंट का सॉफ्टनर है। सॉफ्टनर का मतलब क्या हुआ इसमें, सॉफ्ट, S, ठीक, स्टील, ठीक, O छोड़ दो, F सॉफ्ट फर्टिलाइजर, ठीक, T छोड़ दो, N, ठीक, सॉफ्टनर, सॉफ्टनर की स्पेलिंग तो पता ही है। तो N क्या है भैया, नेचुरल गैस। E से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। R से क्या है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। तो क्रूड ऑयल और कोल, तो कोको सीमेंट का सॉफ्टनर है। याद रहेगी अब ये ट्रिक, ठीक। इसको लिख लो और जो है कमेंट करके, चाहो तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताओ भी ताकि सबको पता ले, ठीक। तो इसको 3C की जगह मेरे ख्याल से क्रूड ऑयल और जो है कोल सीमेंट का सॉफ्टनर है, स्टील, फर्टिलाइज़र, ठीक, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो ये खुद से बनाई हुई है, कहीं से भी इधर से उधर नहीं उठेगी ये। तो यहाँ पर अभी देखिए ये बताया जा रहा है कि पिछले महीने मतलब अगस्त का डेटा हमारे पास आया है और जुलाई के डेटा से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा स्लो डाउन हुआ है इंडस्ट्री प्रोडक्शन में। ये सिंपल चीज़ है, ये तो मतलब बदलती रहेगी, लेकिन जो मैंने चीज़ आपको ये बताई ना, एमएमई और ये सारी चीज़ें कितना परसेंटेज है ये पूछ लेता है। और अब इसमें भी 8 जो सेक्टर हैं, इसमें अब आप लोग कमेंट करके बताना है कि ये जो 8 सेक्टर हैं इसमें सबसे ज़्यादा किसका जो है वेटेज है आईआईपी के अंतर्गत। यही क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियसली, तो आप इसको जरूर बताइएगा, ठीक। अच्छा, ये डेटा कौन निकालता है भाई आईआईपी का, ठीक है, ये तो निकालता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत आता है एक ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, वो ये डेटा निकालते हैं आईआईपी का। और यहाँ ये जो है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा भी यही निकालते हैं, जो कि थोक मुद्रास्फीति को दर्शाता है, ठीक। CSO जो है वो CPI निकालता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये अलग है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, जो रिलीज करता है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। आईआईपी भी ये निकालता है, ठीक, याद हो जाएगा ना। दादा साहब फाल्के अवार्ड, जैसे मैंने आप लोग बताया था, प्रेसिडेंट महोदय जो है वो, महोदया जो है वो देती हैं इसको, और द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी 2020 के नेशनल फिल्म अवार्ड दिए, 68वां एडिशन था। ये सब पूछ लेता है इसलिए ज़्यादा इन्फेसिस करके बता रहा हूँ, ठीक। आशा पारिक जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। नेशनल फिल्म अवार्ड जब चलते हैं तो उसी में ही दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक। तो आशा पारिक जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है 2020 68वें एडिशन में। और ये मैंने आप लोग बताया भी था कि सेरेमनी जो है ये डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है। और जो भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाता है उसको 10 लाख रुपए, गोल्डन लोटस, एक जो है शॉल भी मिलती है, और आउटस्टैंडिंग, ठीक, भारतीय सिनेमा के विकास और में उत्कृष्ट योगदान अगर किया है तो उसके लिए मिलता है। और कंट्रीब्यूशन जो है, ये दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के जी जो है इनको भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है। 1969 में पहली बार दिया गया था, और पहली रेसिपिएंट जो थी, ये क्वेश्चन पूछा सकता है, वो थी देविका रानी जी, जिनको फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है, ठीक। तो देखो 2 फैक्ट इसमें एक्स्ट्रा आ गए। कब चालू हुआ दादा साहब फाल्के अवार्ड, 1969। पहली रेसिपिएंट अवार्ड की कौन थी, देविका रानी जी, जिनको फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है, ठीक है, याद कर लेना, पूछ सकते हैं।
ठीक, अभी देखो रशिया ने क्या यूक्रेन पे हमला किया था, तो आप लोगों को पता है कि उनका ये कहना था कि ये दोनबास जो रीजन है इसको हमें आज़ाद कराना है, और रशिया कह रहा था कि यूक्रेन नाटो में जुड़ना चाहता है, ये ठीक नहीं है, और हम नहीं चाहते कि नाटो हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे आके खड़ा हो जाए, ये बॉर्डर है रशिया का। ठीक, वैसे तो और ऑलरेडी 2014 में क्रीमिया को इसने अपने एनेक्स कर लिया था, रशिया ने जोड़ लिया था अपने क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पे आप देखो ये ऐसे यहाँ पानी के रास्ते ही इसकी पहुँच थी। अभी भी ये एरिया जो था, ये एरिया ये आपका लैंड का रास्ता नहीं था रशिया के पास में, यूक्रेन के पास ही था। तो अभी यूक्रेन ने कहा है कि देखिए हमने यहाँ पे जनमत संग्रह रेफरेंडम कराया है इन एरियाज़ में, लुहांस्क, दोनेत्स्क, जैपोरिजिया, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यहाँ पे बहुत बड़ा, ठीक, और खेरसन, इसको हम एनेक्स करने के लिए हमने एक रेफरेंडम कराया था जनमत संग्रह, उसमें सभी लोगों ने, यहाँ के लोगों ने बोला है कि हाँ भैया हम रशिया में जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने न्यूज़ में इसको ये पढ़ा है कि यूक्रेन ने ये सारी जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी इनको घेर लिया, इसलिए रशिया पीछे हट गया है, अभी एनेक्स नहीं कर पाया। हालांकि ऐसी इच्छा जाहिर की थी, रशिया से बोल रहा है कि वहाँ के लोगों ने रेफरेंडम के द्वारा कि हम जुड़ना चाहते हैं रशिया से, रशिया भी ये जोड़ना चाहा था, बट यूक्रेन ने आके घेर लिया तो फिर नहीं कर पाए हैं, ऐसा बोला जा रहा है। और ये एरिया करीबन 20% है यूक्रेन टेरिटरी का, ये बताया जा रहा है। अगला टॉपिक है ब्लैक कोकेन। देखो कोकेन जो होता है सफ़ेद रंग का होता है, कभी भी इसको मत सेवन करिएगा, ठीक, कभी भी मत करिएगा। और इसमें क्या है कि ये जो नशेड़ी लोग हैं वो लोग इसको ग्राम में खरीदते हैं, बहुत ही महंगा होता है, करोड़ों रुपए का होता है। तो अभी ये बोलीविया कहाँ, साउथ अमेरिकन कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है, वहाँ की एक महिला के पास से ब्लैक कोकेन पकड़ा गया। अब आप समझो कि सफ़ेद रंग का होता है, इसको ब्लैक करने की क्या ज़रूरत पड़ी भैया, ये इलीगल काम है, ठीक, नशे वाला काम है, इसको जो है पकड़ा जा सकता है। पकड़ने से बचाने के लिए सब काम किया रहा है। क्या करते हैं, इस पाउडर को जो है चारकोल में घोल देते हैं, इससे जो स्निफर डॉग्स होते हैं जो सूंघ के बता देते हैं कि भैया इसमें कोकेन है कि नहीं है, वो चूंकि ये इसमें कार्बन है तो कार्बन उसकी जो ऑर्डर जो होती है, जो गंध होती है उसको एब्जॉर्व कर लेता है, तो गंध बाहर निकल नहीं पाती है, तो स्निफर डॉग जो है बेचारा वहीं से पूंछ लाते हुए निकल जाता है और उसको सब पता नहीं चलता है कि इसमें कोकेन भी है, ठीक। तो इसी को ब्लैक कोकेन बोलते हैं। ये पिनोचेट नाम से एक था बंदा, स्मगलर ही था, ये साउथ अमेरिकन कंट्री में कहाँ पे था मैं भूल रहा हूँ, तो उसने पहली बार ये किया था। तो अभी बोलीवियन महिला एक अभी मुंबई में पकड़ी गई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, ब्लैक कोकेन लेके आ रही थी, नाइजीरियन कोई एक बंदा था उसको देने जा रही थी, ठीक। तो ये चीज़ें, ये रेयर ड्रग होती है, केमिकल इसमें डाल दिया जाता है ताकि जो है आसानी से, अच्छा वाइट की जगह ब्लैक हो गया है, तो कई सारे जो स्कैनर्स होते हैं ना वो वाइट रंग ढूंढते हैं, ठीक, स्कैन करके, लेकिन अब वो वाइट की जगह ब्लैक है तो वो भी नहीं, स्कैनर भी ढूंढ नहीं पा रहा है, और जो स्नीफर डॉग है वो भी बेचारा पूंछ ला के निकल जा रहा है। तो यहाँ पे ये बचाव उसका हो जाता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है इसको पकड़ लिया गया है। अच्छी बात है, नशावृत्ति जो है कम होगी इसकी वजह से। और इसमें जो है क्या आप सोच रहे हो कि काला हो गया तो अभी क्या चारकोल के साथ खा लेते हैं, नाक के थ्रू ये लोग इसको सेवन करते हैं। नार्कोस करके एक वो है, वेब सीरीज़ है, कभी देखना, ठीक है, नहीं देखना तो सिंपल जो यूट्यूब पे आके उसका वो देख लेना, छोटा सा 100 में आ जाएगा। तो नाक के थ्रू देखते हैं, या फिर मोहरा पिक्चर तो देखी होगी सभी ने, बस वही है, ऐसे करके खींचते हैं ना वो लगा के, तो वो वाली चीज़ है। तो अब इसको क्या करते हैं कि ब्लैक, अब इससे फिर जब एक बार पास ऑन हो गया सिक्योरिटीज़ से, तो फिर उसके बाद उसको जो है वापस मिथाइल क्लोराइड, एसीटोन और इन सब से जो है फिर जो है आपका कोकेन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं दोबारा से, ठीक। काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री का उपयोग देखो हमें लग रहा है यही हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। अगला टॉपिक है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसमें मैं सारे सेक्शन बताऊंगा आपको, जिसकी वजह से जो है जो आर्म फोर्सेस हैं उनको क्या इम्यूनिटी मिलती है, कहाँ लगाया जाता है, सारी चीज़ें। फिलहाल न्यूज़ में ये है कि 6 महीने के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक। ऐसे डिस्टर्ब्ड एरिया जो कि आपके 12 डिस्ट्रिक्ट नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में है। मेन चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि कौन कौन से जो है स्टेट्स हैं भारत में जहाँ पे डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं। तो 2 का नाम तो आपको यहाँ पता चल रहा है, बाकियों का नाम आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे आपको ये मिल जाएगी वेबसाइट पे। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट में डिस्टर्ब्ड एरिया है जहाँ पर अफसा लगाया जाता है, अफ्स्पा, ठीक है ना, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक। तो देखो इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ये सब नाम हम डिस्ट्रिक्ट के दे रखे हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ है अफ्स्पा है क्या। देखिए ऐसा है कि किसी राज्य में वहाँ की पुलिस के पास अब इतनी कैपेबिलिटी नहीं रह गई है, हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सुधार नहीं पा रही है लोकल पुलिस, ठीक।
तो अब हमें लेकिन लॉ ऑर्डर को इतना बिगड़ जाए कि वहाँ उग्रवाद हो जाए, एनार्की आ जाए, एनार्की मतलब कोई रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, तो उसके लिए हमें क्या है कि ऐसे एरियाज को घोषित करना पड़ता है डिस्टर्ब्ड एरियाज। ठीक, जहाँ पे पुलिस, लोकल पुलिस संभाल नहीं पा रही, वो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं। और इसको जो है अफ्स्पा एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 2 के अंतर्गत डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर देते हैं। ठीक, कि भैया डिस्टर्ब्ड एरिया है, ये सेक्शन 2 के अंतर्गत हमने अफ्स्पा के अंदर कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अब देखो, इसमें एक चीज़ समझ लो, डिस्टर्ब्ड एरिया जो है उस एरिया को बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट हैं, रिलीजन, रेस, रिलीजन, ये रीजनल ग्रुप, कास्ट, कम्युनिटी, ये कोई भी रीजन, बस ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सुधर नहीं रहा, ये आसान भाषा में समझ गया। ठीक, सेक्शन 2 में बता दिया गया, डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया। अब सेक्शन 3 ये कहता है कि हम जो है एम्पावर द गवर्नर ऑफ द स्टेट, तो अरुणाचल प्रदेश और ये नागालैंड के जो गवर्नर, राज्यपाल होंगे स्टेट या यूनियन टेरिटरी को, वो ये हम एम्पावर करते हैं, शक्ति देते हैं सेक्शन 3 के अंतर्गत कि वो एक ऑफिशियल औपचारिक अधिसूचना निकालें और डिक्लेयर करें स्टेट में, विद इन अ स्टेट डिस्टर्ब्ड एरिया। पूरा स्टेट करने की जरूरत नहीं, कुछ एरिया को भी कर सकते हो डिस्टर्ब्ड एरिया। ठीक, और डिसाइड करें कि भैया आर्म फोर्सेस को भेजना है कि नहीं भेजना है, ये सेक्शन 3 में आपका डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होता है ये डिफाइन किया गया सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 में बताया गया गवर्नर जो है सूचना निकालेगा और बताएगा कि आर्म फोर्सेस को भेजना है कि नहीं बोलना। अब सेक्शन 4 आता है। सेक्शन 4 ये कहता है कि भैया आर्म फोर्सेस कौन सी होती हैं? आर्म फोर्सेस होती है आर्मी, एयरफोर्स, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, CAPF, BSF, ITBP, ठीक है ना, आसाम राइफल्स, ये सब कौन है? ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। तो ये आर्म फोर्सेस आती हैं, बुलाने की मतलब देखा जाता है कि बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, गवर्नर के पास है ये डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर सेक्शन 4 ये कहता है कि भैया कुछ स्पेशल पावर तो दोगे ना, पुलिस के पास जो स्पेशल पावर्स नहीं है वो आर्म फोर्सेस को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एरियाज में देनी पड़ेंगी, अन्यथा फिर वही हो जाएगा क्योंकि जैसे जो सिचुएशन है हम फिर से लड़ नहीं पाएंगे, तो कुछ स्पेशल पावर दोगे। अब इस स्पेशल पावर्स पे बड़ा क्रिटिसिज्म रहता है। ठीक, इसको ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर ये कहता है कि पहली स्पेशल पावर, आप ओपन फायर तुरंत जो है मार सकते हो किसी भी इंडिविजुअल को अगर वो लॉ का उल्लंघन करता है। जैसे 5 या 5 से ज़्यादा लोग जो है एक जगह इकट्ठा होते हैं, ठीक, गोली डायरेक्ट मार सकते हो सीने पे, आर्म फोर्सेस सीधे गोली मार सकता है, समझ रहे हो? ठीक, ये बोला गया लॉ के अंदर है। और एक तो ये कि 5 से ज़्यादा लोग एक साथ जगह असेंबली हो रही है उनकी, इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये वॉयलेशन ऑफ लॉ है और इसमें जो है गोली मार सकते हैं वो। दूसरी चीज़ क्या है? कैरिंग ऑफ वेपन, अगर सामने वाला वेपन अगर लेके निकलता हुआ आदमी दिख गया, सस्पिशन पे भी सीधे गोली मार सकते हैं। अगर लॉ में ऐसा लिख दिया जाए तो ये बोला जाता है कि क्या ये इम्यूनिटी दी गई है, ठीक, तो मतलब उनको कोई जेल में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, मार सकते हैं। तो इसका कई बार दुरुपयोग हो सकता है, आप खुद सोचो। ठीक, कई बार मैं कहता हूँ जरूरी है, तभी लॉ में डाला गया है यार, पारित किया गया हमारे संविधान के अंतर्गत जो है, तो कुछ तो बात रही होगी ना, जरूरत होगी तभी तो किया गया, लेकिन दुरुपयोग हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि होता है नहीं होता वो अलग चीज़ है, केस बाय केस देखा जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़, एक तो गोली मार सकते हो, दूसरी चीज़ क्या है? आप अरेस्ट कर सकते हो किसी भी वारंट के बिना, ये सेक्शन 5 बोलता है। ठीक, आर्म फोर्सेस अरेस्ट कर सकता है किसी को बिना वारंट के, ठीक, और उसको जल्दी यथाशीघ्र जो है उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे लेके जाना है विद द लीस्ट पॉसिबल डिले। आप समझ रहे हो, इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यथाशीघ्र लेके जाओ, लीस्ट पॉसिबल डिले के साथ में जाओ। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ कहते हैं भैया डिले हो रहा है, अभी हम पॉसिबल नहीं कि उनको ले पाएँ, तो कई बार डिसअपेरेंस भी होते हैं। ठीक, एक तो अरेस्ट कर लिया अभी बिना वारंट के, और डिसअपेरेंस मतलब ये भी नहीं, कोई टाइम समय सीमा भी नहीं है कि कब तक जो है लेके जाना है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, पावर टू सीज एंड सर्च विदाउट एनी वारंट एनी प्रीमाइसेस, किसी भी घर में कहीं पर भी कभी भी जाकर उसको सीज करना और सर्च करने का अधिकार। अब आपके घर में भले ही मैं कह रहा हूँ कि देखो जो जितने लोग क्या सब उग्रवादी नहीं है, लेकिन सस्पिशन पे भाई घुसना पड़ता है आर्म फोर्सेस को। घुस कर आपके घर में अगर कोई जाके जो इधर उधर सब धूड़ धाड़ करे और भले ही कुछ ना कहे और चला जाए, आपको कैसा लगेगा? खैर, तो ये चीज़ वहाँ पे जरूरी है, इसलिए दी गई है इम्यूनिटीज़ और ये स्पेशल पावर्स, लेकिन इसका जो है विरोध होता आया है। ठीक, तो ये जो है आपकी कुछ चीज़ें हैं जो स्पेशल पावर्स हैं। तो ये आर्म फोर्सेज जो है इम्यून होते हैं प्रोसिक्यूशन यानी कि अभियोजन से इम्यून होते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन
अगर यूनियन गवर्नमेंट कहे सैंक्शन मतलब इजाज़त दे तो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज को तो प्रोसिक्यूशन अभियोजन हो सकता है। ये अफस्पा जो है मैं आपको इसलिए बहुत ही डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ, अच्छे अच्छे लोग इसको समझ नहीं पाते क्या चीज़ है क्या नहीं, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, आएगा भी, आगे भी आए तो आप चूको ना, बस यही है जो भी यहाँ मैं पढ़ाऊँ आप अच्छे से करो, लेकिन रिवीजन आपका करना कर्तव्य है। नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पीएफआरडीए इसको जो है रेगुलेट करता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और 1 अक्टूबर को नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस मनाया जाएगा। अब देखिए नेशनल पेंशन सिस्टम में क्या होता है कि 18 से 70 साल के बीच के जो भी लोग हैं, कोई भी व्यक्ति ठीक अपना जो है एनपीएस के अंतर्गत खाता खुलवा के अपना जो है उसमें पैसे उसे डालता रहे, 60 साल ठीक के बाद उसको एक मुश्त कुछ अमाउंट मिल जाएगा, और कुछ अमाउंट जो है उसे एज ए पेंशन हर महीने मिला करेगा। जब अभी वो इन्वेस्टमेंट करेगा ठीक, अब भाई 18 साल से 70 साल तक है ना, तो मतलब 60 साल के बाद भी कोई कर सकते हैं, लेकिन 60 साल पे जब होगे तो आपको ये दिया जाता है कि ये परमिशन कि आप जो है कुछ अमाउंट एक वन टाइम में ले सकते हो, कुछ अमाउंट आपको पेंशन के थ्रू ही मिलेगा ठीक। तो जो अभी इन्वेस्ट करोगे तो उसमें टैक्स की जो है बचत है, वो सारी चीज़ें लोगों के अंदर जो है एक तो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करने की जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, दूसरा लोगों के अंदर पेंशन को बढ़ाने के लिए भी किया जा रहा है। और अब आप सोच रहे हो कि भैया ठीक है अच्छा कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इससे क्या मिला? गवर्नमेंट को एक सस्टेनेबल जो है सेविंग्स मिल रही है, पैसा मिल रहा है, जिसको गवर्नमेंट भारत देश की उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए उपयोग करता है निवेश करके। बात समझ में आ गई? लेकिन वही है कि ये फिर 60 साल तक काफ़ी अच्छा निवेश है, गवर्नमेंट को मिलता है। लेकिन इसमें एक चीज़ यहाँ पर ये करी गई कि जो पैसा लगाया जाएगा उसमें कोई भी ये नहीं है कि 8% आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आपका पीपीएफ होता है, उसमें यह है कि समय समय पे गवर्नमेंट बताती रहती है कि 7.1% जैसे चल रहा है अभी ठीक, पहले 8% भी था। इसमें कोई भी गारंटी नहीं है, ये मार्केट में इसमें पैसा लगाया जाता है, और एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा गया है कि वहाँ पर अच्छा पैसा मिलता है, 8% तक 7% तक मिल जाता है तो वही मिलेगा। लेकिन क्योंकि समय सीमा ज़्यादा है तो एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है 100 रुपये पे मान लीजिए आपने 10 रुपये कमाए ठीक, तो अगला जो ब्याज है वो आपको 110 रुपये मिलेगा, ना कि 100 पे ठीक, जो सिंपल इंटरेस्ट में होता है वैसा नहीं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह मिलेगा। तो वो एक समय सीमा ज़्यादा है तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, शुरुआत में धीरे लगता है, लेकिन अगर बढ़ेगा तो फिर बाद में बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन घट भी तो सकता है, यही एक इसका क्रिटिज्म है। अगला टॉपिक है G20 शेरपा। ये कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, शेरपा। शेरपा अगर मूल शब्द की बात करें तो आपका नेपाल में जो लोग भी एवरेस्ट की चढ़ाई करने जाते हैं तो उनके जो सहयोगी होते हैं, गाइड करने वाले होते हैं, उनको शेरपा बोला जाता है। तो ये इसका मूल शब्द जहाँ से आया है वो समझ लीजिए, समझ गए आप ठीक, शेरपा होते हैं। अब ये शेरपा जो इंटरनेशनल समिट्स होते हैं कई सारे, जैसे G20 है, G8 है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट है, तो वहाँ पर भी कई सारे शेरपा रखे जाते हैं। तो यहाँ पर ये समझ लो कि अमिताभ कांत जी जो हैं ये प्रधानमंत्री मोदी जी के शेरपा हैं G20 के लिए। G20 अगले साल भारत में होने वाला है, तो मोदी जी अब जो भी काम होने ठीक G20 के लिए, तो उसके लिए हर काम के लिए अगर मोदी जी को बुलाया जाएगा तो मोदी जी देश कैसे चलाएंगे। तो इसी प्रकार से बाकी देशों ने भी अपने अपने शेरपा जो है चिन्हित कर दिए हैं कि ये सब लोग हैं इस मीटिंग के लिए, जो भी डिसीजन है, जो भी ऑर्गेनाइज करना है, जो भी एजेंडा है, कैसे जो है होनी चीज़ें, वो सब रिप्रेजेंटेटिव शेरपा जो है वो करेगा। और फिर आखिरी में जब मीटिंग होगी तब जो लीडर हैं जिनके शेरपा हैं वो लोग फिर एक उनके पास जो है आराम से एग्जीक्यूटिव समरी की तरह या जो भी है बताएगा शेरपा कि ये सब करना है, और फिर उस पे एजेंडा पे काम होगा ठीक। तो ये एक तरीके से जैसे ये है कि मान लीजिए प्रधानमंत्री जी ने अभी यहाँ पर शेरपा अपना एक आदमी दे दिया है अमिताभ कांत जी, और कह दिया भैया G20 संबंधित तुम देखो सब कुछ, सारा एजेंडा सब कुछ जो है फिक्स करो, नेगोशिएट करो, प्लानिंग करो, इम्प्लीमेंट करो, और मुझे बता देना बाद में क्या करना है ठीक। तो ये चीज़ें बनाई जाती हैं ठीक है, समझ में आया? चलिए आज के MCQs देख लेते हैं। देखिए जो हमारी करंट अफेयर की PDF है और ये वाली PDF आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने लिंक, उसको जो ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशन आपको मेरे वहाँ पे मिल जाते हैं जो भी है इसके लिए ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 26 केव जो है आर फाउंड हियर एसोसिएटेड विद हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। बहुत चिल्ला के समझा के मैंने बताया, हीनयान नहीं महायान है,
इसलिए पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, करेक्ट पूछा गया है। ताला कितौली मगधी कंप्राइजेज द 3 मेन जोन्स ऑफ नेशनल पार्क बांधवगढ़, बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है, इसलिए आंसर 2 ओनली बी हो जाएगा। ठीक, अगला है मौद्रिक नीति समिति के संबंध में सही उत्तर चुने। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में सही उत्तर आपको चुनना है। पहला बोल रहा मौद्रिक नीति समिति द्वारा धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 45ZB, सही है क्या? एकदम सही है। ठीक है, ये वाला पॉइंट नहीं था, इसलिए मैं कहता हूँ कि एमसीक्यू जो सॉल्व करिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, विद एक्सप्लेनेशन रहता है इस पीडीएफ में। ठीक, द गवर्नर डू नॉट हैव द कास्टिंग वोट इन केस ऑफ ए टाई, गवर्नर हैव दिस राइट। ठीक है, तो इसलिए जो है ये स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर पूछा गया है, तो केवल एक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट आंसर आपको बताना है। स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? रिगार्डिंग पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो PFRDA इज ऑर्गेनाइजिंग दिस कैंपेन, ठीक है, अंडर आदि का अमृत महोत्सव। कौन सा कैंपेन? आपका नेशनल पेंशन स्कीम से संबंधित जो है। ठीक, तो ये नेशनल पेंशन स्कीम वाला जो कैंपेन है 1 अक्टूबर को ये बनाया जाता है पेंशन दिवस, तो ये यहाँ पे थोड़ा लिखना चाहिए था। ठीक, कोई बात नहीं, पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है द पेंशन रेगुलेटर एम्स टू एनकरेज एवरी सिटीजन वेदर वर्किंग प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड, चाहे वर्क कर रहा हो, सेल्फ खुद से मतलब एम्प्लॉयमेंट कुछ दे रहा लोगों को, तो वो अपना पेंशन कॉर्पस और रिटायरमेंट के लिए तैयारी कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इंपॉर्टेंट है, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम के संबंध में सही उत्तर चुने। यह एक ऐसा कानून है जो सशस्त्र बलों को बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियां और प्रतिरक्षा, ठीक है ना, इम्यूनिटी, अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था मतलब ये देता है ये लॉ। ठीक, तो क्या ये सही है कि गलत है बताइए? बिल्कुल सही बात है भैया, ये नहीं देगा तो कैसे काम करेंगे। इट कैन बी अप्लाइड ओनली आफ्टर एन एरिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। ठीक, बिल्कुल सही बात, सेक्शन 2 भी सही है, डिस्टर्ब्ड एरिया को डिफाइन करता है। सेक्शन 3 आपका जो है क्या करता है कि गवर्नर को अधिसूचना द्वारा करना है कि और बताना है कि आर्म फोर्सेस को लगाएं कि ना लगाएं। सेक्शन 4 क्या बताता है आपका कि भैया जो वो एरियाज़ हैं उसमें जब आर्म फोर्सेस आएगी तो भैया वो गोली चला सकते हैं किसी के ऊपर, अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा लोग घूम रहे हैं एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं या फिर किसी पर वेपन है। ठीक, तो ये एक सेक्शन 4 में बताते हैं। सेक्शन 5 में बताते हैं कि भैया जो है आपका वारंट के बिना भी किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं और नियरेस्ट पे जब यथाशीघ्र पे जा सकते हैं उसको पहुंचा सकते हैं। ठीक, लेकिन टाइमलाइन नहीं बताई, बस यथाशीघ्र बोला गया उसमें। ठीक, और ये भी है कि किसी के भी प्रेमाइसेस को जो है सीज और सर्च कर सकते हैं विदाउट वारंट। तो ये सेक्शन 5 में ये कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग ब्लैक कोकेन। तो ब्लैक कोकेन इज अ रेयर ड्रग, इज अ मिक्सचर ऑफ रेगुलर कोकेन एंड अदर केमिकल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वांटिटी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है बताइए? क्या आपको सही लग रहा है क्या ये? बिल्कुल सही है। इट न्यूट्रलाइजेज द स्मेल ऑफ कोकेन सो दैट इट कैन पास थ्रू चेक पॉइंट्स ईजिली, ये भी सही है, तो सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मैपिंग वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैपिंग में ये कह रहा है कि थाईलैंड डज नॉट शेयर, थाईलैंड से संबंधित मैपिंग है काफ़ी। थाईलैंड तो आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा आराम से। थाईलैंड निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वो कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, म्यांमार है, बताइए कौन सा है? CLMVT मैंने आप लोग कई बार बताया, CLMVT। ठीक, तो थाईलैंड की बात होती पहले तो आप थोड़ा बहुत तो दिमाग में सोचते होगे ना कि कैसे यहाँ पे म्यांमार है, फिर यहाँ पे थाईलैंड आ जाता है, थाईलैंड आता है ना ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ पर बताइए कौन, लाओस आता है कि कंबोडिया आता है? ठीक, कंबोडिया आता है, तो यहाँ पे सबसे किनारे कौन सा आ रहा है? वियतनाम आ रहा है, तो वियतनाम हो सकता है, लेकिन आप कंफर्म नहीं हो। वापस आए सेकंड रीडिंग में, ठीक, आपने फिर क्वेश्चन लगाया, फिर आपने देखा आपके क्वेश्चन कम सही हो रहे हैं, थोड़े मतलब कम आपने अटेम्प्ट कर पाए, थोड़ा और करना चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे ये वाला जो है रिस्क ले सकते हो। लेकिन मैं आपसे फिर से कहूँगा अच्छे से कर लो, ये सब चीज़ें करते जाओ, रोज़ कराया जा रहा तो करते जाओ भैया, एग्ज़ाम में आपको बहुत आसानी से आप कट ऑफ क्लियर करोगे। नहीं तो इसी प्रकार से संशय में रहोगे तो नेगेटिव मार्किंग है तो काफ़ी दिक्कत होगी। ठीक, तो इसका आंसर यहाँ पर कौन सा? सी हो जाएगा, वियतनाम। ठीक है, चलिए मैप में भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। थोड़ा तो अगर आपने जितना मैंने बताया ना वो तब हो पाएगा जब आपने एक बार तो देखा हो, फिर भी सोचने मजबूर आपको वहाँ पे किया जाएगा,
लेकिन आप कर ले जाओगे अगर आप अच्छे से रिवाइज और ये सारे क्वेश्चन हमारे साथ लगाते जाओगे। तो म्यांमार, ये देखो बैंकॉक आपका थाईलैंड है, और ये मलेशिया से भी टच करता है, कंबोडिया लाओस से भी टच करता है, लेकिन यहाँ दो किनारे वियतनाम निकल गया है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, मेन्स आंसर वाला। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली पूछा था कि एबॉर्शन, इसका बेसिक मीनिंग बता देता हूँ, और ह्यूमन एम्पावरमेंट का क्या लिंकेज है। उसके अनुसार एबॉर्शन के जो लॉ बनते हैं वो ह्यूमन एम्पावरमेंट कितना है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, उसके हिसाब से एबॉर्शन लॉस का पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसी को क्रिटिकली एनालाइज करके बताना था। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि कई अभी रिसेंटली एबॉर्शन से संबंधित हमारे यहाँ इंडिया में कुछ सिंगल वीमन भी अब एबॉर्शन करा सकती है 20 से 24 वीक के अंदर। ठीक, कई सारे लोगों को जो है राइट दिए जा रहे हैं एबॉर्शन के। वहीं कुछ पहले जो है वेड करके जो है नाम से केस आया था यूएसए में भी। ठीक है, तो यूएसए में जो है वहाँ पर उन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया है एबॉर्शन को, मनाही कर दिया है। तो अब यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन कैसे बनाया, ये क्वेश्चन टफ था। कई लोगों ने क्या किया कि सिर्फ जो न्यूज़ में था कल वाली, या फिर जो भी उनको पता था एबॉर्शन संबंधित केसेस, वो सब लिख दिया। क्वेश्चन को समझो सही। मैं ये कहता हूँ कि करंट अफेयर्स से जोड़कर क्वेश्चन बनेंगे जनरल स्टडीज़ के, लेकिन वो ही क्वेश्चन जो करंट अफेयर में वही पूछ लिया जाए ये नहीं, सिलेबस जोड़ के और देखिए जो और मुद्दे वीमेन एम्पावरमेंट को जोड़ के फिर बनाया गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, इंडिया में बोला जाता है कि वीमेन सशक्तिकरण कम है, यूएसए में बोला जाता है कि ज़्यादा है। ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज इसीलिए क्वेश्चन में दिया गया, बहुत अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन था ये, इसीलिए दिया गया है कि वीमेन एम्पावरमेंट बोला था इंडिया में कम है। अब इसको कैसे आप बताओगे, अब इसको आप इसमें सूचकांक जो पढ़ते हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले, वो सब जेंडर इनइक्वालिटी वो सब वाले, वो बताओ ना, वो लिखो। वो क्यों पढ़ते हो आप? आपको लगता है सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ लो, रैंक उसमें पूछता नहीं। नहीं यार, वो प्रीलिम्स वाला सारा डेटा यहाँ लगेगा, इसीलिए इंटीग्रेटेड तैयारी कराई जाती है। और मतलब क्या मैं बताऊँ, प्रीलिम्स और मेंस का कोई अलग से कोई आपको नहीं कुछ पढ़ना है भाई, बिल्कुल ही सिलेबस अलग है, तब तो मेंस में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, आपको वही चीज़ें। अब यहाँ पे आप बताओ कि इंडिया में ऑल्डो जो हमारी जेंडर इक्वलिटी जो इंडेक्स है उसमें रैंकिंग अच्छी नहीं है, यूएसए में अच्छी है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यूएसए में ज़्यादा है, लेकिन उससे हम ये नहीं कह सकते कि एबॉर्शन लॉज बहुत ज़्यादा लिबरल फेवरेबल बनेंगे क्योंकि वीमेन एम्पावरमेंट है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं यूएसए में वीमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा है, सूचकांक ये सारी रिपोर्टें बोल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर एबॉर्शन के लॉ को जो है क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। एबॉर्शन नहीं करा सकती वहाँ पे, रिप्रोडक्टिव जो महिलाओं का अपना निजी अधिकार है, उनके अपनी बॉडी का अधिकार जो है, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी का अधिकार है, वो उनको वहाँ नहीं दिया जा रहा है। ठीक, और इंडिया में जहाँ पर जो है ऐसा सूचकांक बोलते हैं, हम कैसे बताओगे? आप एक चीज़ बताओ कि ह्यूमन सशक्तिकरण कम है, कैसे बताओगे? इन्हीं सब चीज़ों से बताओगे, रिपोर्ट से, इंडेक्स से, ये सब बताने पड़ेंगे भैया, ये सब फैक्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे, जस्टिफाई करने पड़ेंगे। तो प्रीलिम्स का भी जो सारे चीज़ वहाँ यूज़ होता है, तो वहाँ पे आप फिर बताओ कि इसके बावजूद भी हमारे यहाँ सशक्तिकरण ऐसा कम दिखाया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम हम एबॉर्शन लॉज के थ्रू भी विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ा रहे हैं। सिंगल विमेन हो चाहे मैरिड विमेन हो, सब इक्वल हैं, और भारत में राइट टू प्रिवेसी, राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, सबका जो है मौलिक अधिकारों का जो है सम्मान होता है। तो इसके बावजूद भी अगर एम्पावरमेंट कम है, ऐसा सूचकांक बोलते हैं, फिर भी एबॉर्शन लॉज हमारे यहाँ काफ़ी लिबरल हैं, और इनफैक्ट ये लॉज ह्यूमन एम्पावरमेंट को बढ़ा रहे हैं। ये ऐसे लिखो ना आंसर यार, कैसे नहीं लिख सकते हो आप? अब ये सीखो रोज, लेकिन आपको क्या चाहिए? रोज चाहिए 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन के छपे छपाए जो है मॉडल आंसर, जिसमें से आप 1-2 भी अटेम्प्ट नहीं करने वाले हो, लेकिन वो इकट्ठा करके रखना है। क्यों? क्योंकि घर पे बताना है कि हम कोचिंग कर रहे हैं, तो करते रहो भैया। ठीक, चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन काफ़ी इजी है, 2 अक्टूबर गांधी के जन्मदिन पे काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको दिया है मैंने। जीएस पेपर थी, इकोनॉमी समझ। क्वेश्चन नंबर 74 है ये। उसमें पूछा गया है मौद्रिक नीति समिति क्या है? समिति क्या है, ध्यान दो। व्हाट आर इट्स फंक्शन, इसके कार्य क्या हैं, और व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। ठीक, और प्रमुख प्रकार की मौद्रिक नीतियां पूछी गई हैं। ठीक, क्या है? विचार विमर्श करिए, डिस्कस करिए। 15 मार्क्स का कर दिया मैंने आज से, 250 बोल दिया। अब देखना क्या होगा, इस पर लोग निबंध लिखेंगे, जो आता है वो लिखेंगे, उससे मुझे या किसी भी एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अनटिल अनलेस टू द डिमांड आपने क्वेश्चन की नहीं आंसर लिखा। इसलिए पढ़ो, ढंग से पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो,
स्ट्रक्चरिंग बनाओ। ठीक, अभी हम लोग इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट सीरीज होती है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप क्वेश्चन लिखने का आपकी इंप्रूवमेंट ही नहीं है तो आप टेस्ट सीरीज में जाके वहाँ टाइम मैनेजमेंट करते रहो, 20 के 20 क्वेश्चन करके और 20 नंबर लेके आओ, क्या फ़ायदा है। ठीक, तो ये समझनी पड़ेंगी ये चीज़ें। आप लोग ये कोचिंग में और ये मार्केट में लुभावनी बातें जो आप सुनना चाहते हो वही वो बोल देते हैं, आप हंसते खेलते उनके पास चले जाते हो, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, नहीं हो रहा है। जिसको हो रहा हो तो भैया अपना सिलेक्शन ले निकल जाए, और जिसको नहीं हो रहा तो बताओ ना कि भैया कुछ नहीं यहाँ मिलता है। ठीक, कुछ नहीं मिलता है, खाली बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये चीज़ है। चलिए आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं, क्योंकि हम तो मोटिवेट आपको करेंगे, आप नहीं हमें करते हैं। देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो डेट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, नया पेड कोर्स जो है 2023 वाला फुल पेड कोर्स वो 1 दिसंबर से चालू होगा, नवंबर से नहीं कर रहे हैं हम। ठीक, पूरा 2023 का प्रीलिम्स का मेंस यूपीएससी यूपीपीसीएस का 2023 का जो है वो 1 दिसंबर 2022 से चालू होगा, और इसी दिन से टेस्ट सीरीज भी चालू होगी। ठीक है, बीच में अभी कुछ नहीं चालू होगा नवंबर तक, क्योंकि जो ऑलरेडी मैं जिसमें कर रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मैं। ठीक, उसको अभी एकदम बर्डन नहीं करेंगे, थोड़ा वहाँ से मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें, चाहे भले ही हम लोग टीम बढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी मैक्सिमम चीज़ें मैं खुद ही करना वहाँ पे भरोसा समझता हूँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं खुद कोई जो चीज़ें पढ़कर, क्वालिटी चीज़ें पढ़कर, क्वांटिटी पे भरोसा ना करके बल्कि क्वालिटी पे भरोसा करके पढ़कर अगर किसी एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ तो उतना ही दूसरा भी करके निकाल सकता है। तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा करके, ठीक, क्योंकि तो वो क्या है, किसी इंस्टीट्यूट में 150 लोग हैं, 150 लोग मिलकर एक कंटेंट बना के दे रहे हैं आपको रोज़, जो है 5, 10, 15 पेज, या फिर जो है पूरी पूरी बुक छाप के दे रहे हैं। उससे क्या एक व्यक्ति निकाल सकता है? वो एक व्यक्ति क्या 150 व्यक्तियों के द्वारा जो कंटेंट बनाएगा वो पढ़ के निकाल पाएगा? लॉजिक नहीं है। जो बोला जा रहा है इकट्ठा करते आ रहे हो, मटेरियल कलेक्टर बन रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं खुद जितना करके अगर क्लियर कर सकता हूँ तो उससे थोड़ा ज़्यादा आप लोग के लिए, क्योंकि हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी होती, करके आप लोग कराया जाए तभी आप लोग सक्षम बनोगे, इस कैपेबल बनोगे एग्ज़ाम को निकालने के लिए। अन्यथा भैया ये समुंदर है, जितनी डुबकी लगाना हो लगा लो, जितना भी तैरना हो तैर लो, उस समुंदर में फंसे किनारा मिलेगा नहीं। ठीक, तो चलिए मैंने डेट अनाउंस कर दी, 1 दिसंबर से चालू होगा आपका ये पेड कोर्सेज 2023 के नेक्स्ट। ठीक, उससे पहले कुछ जो अभी हम कर रहे हैं, और ये वाले जो हैं जीएस मेंस आंसर राइटिंग, कंप्लीट करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन और सिर्फ डाउट डिस्कशन, ये सब चलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर वो नहीं है कि यहाँ पे बीच में 2 महीने में पैसा जो है लोगों से खींच लो, वो नहीं करने का यहाँ पे सिस्टम है। यहाँ पे हम सिलेक्शन के लिए काम करते हैं, मनी कलेक्शन के लिए नहीं। ठीक, ये पेड कोर्सेज के जो है डिटेल है, नेट बैंकिंग और यूपीआई। ठीक, फिर भी कोई डाउट है 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हो। फिलहाल जो ये टेलीग्राम का चैनल है, जो आपका एमसीक्यू चैनल है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर अगर आप नहीं भी पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो ना, फिर भी इतनी चीज़ें कराई जाती है कि आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक, आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो ये है, अपने आप को विकसित करें, अपने आप को डेवलप करें। याद रखें गति, ठीक, गति और विकास जिंदा इंसान की निशानी है। अगर कोई चल रहा है तो जिंदा है, विकास कर रहा है तो जिंदा है। 1% रूल को अपनाओ, पिछले दिन से 1% आज ज़्यादा अच्छा करो। ठीक, मैं हमेशा कहता हूँ कि गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, भले ही धीमी हो जाए स्पीड। भाई गड्ढा आएगा सामने रोड पे तो धीमे ही करोगे ना, कि और तेज करा के गाड़ी टोट डालोगे। ठीक, तो ऐसे ज़िंदगी में कई सारे रोड ब्लॉक्स आते हैं, तो क्या हमें रुक जाना चाहिए? नहीं, जो चीज़ आपको विकसित करने के लिए ज़रूरी है वो करनी है, भले ही आपकी स्पीड कम हो जाए, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना, चरे वैती चरे वैती। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।